नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा आरसीसी ड्राइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना होकर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था, लॉकडाउन से पहले जब आपका कॉलेज खुलता था तो उस टाइम पे आपके पेपर होते थे जिसमें आपको ड्राइंग बनानी होती थी। अब क्या है, कोरोना की वजह से कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ऑनलाइन पेपर होंगे आपके और ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप कराए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आपके पूछे जाएंगे वो यहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एंड और साइड कवर फॉर स्टील बार मे बी टेकन एज इन आरसीसी वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी बीम के किनारे पर या साइड में जो कवर छोड़ते हैं वो कितना छोड़ा जाता है। तो ये कवर छोड़ा जाता है आपका 4 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 4 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द डिजाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर बीम इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट। इसका मतलब है कि आरसीसी कैंटिलीवर बीम की डिजाइनिंग करने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं वो किस किनारे का लेते हैं, फ्री एंड का, मिड स्पैन का, फिक्स्ड एंड का, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम डिजाइन करने के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं वो लेते हैं फिक्स्ड एंड का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, फिक्स्ड एंड। नेक्स्ट, द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट। इसका मतलब है कि जो भी हम शेयर एनफोर्समेंट देते हैं, जैसे स्टारप्स हम देते हैं बीम के अंदर, तो बीम के अंदर जो स्टारप्स प्रोवाइड करने का जो मेन मकसद है वो क्या है, वो ये है कि जो भी उसमें बिखर तनाव उत्पन्न हो रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो उदासीन हो जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, डायगोनल टेंशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका, डायगोनल टेंशन के लिए। नेक्स्ट, द स्टील जनरली यूज्ड इन आरसीसी वर्क इज। आपने देखा होगा कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टील यूज़ करते हैं, जो भी सरिया हम मंगाते हैं फैक्ट्री से, वो कौन सी सरिया होती है, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई टेंशन स्टील। तो जो भी सरिया हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो हमारी होती है माइल्ड स्टील। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, स्पेसिंग फॉर वर्टिकल स्टारप्स इन ए सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम शुड बी टेकन। यानी जो हम बीम के अंदर छल्ले लगाते हैं, अब ये छल्ले हमारे 2 लेग्ड भी हो सकते हैं, 4 लेग्ड भी हो सकते हैं, 6 लेग्ड भी हो सकते हैं। तो इन छल्लों के बीच का अंतराल क्या होना चाहिए, तो इन छल्लों के बीच का अंतराल लिया जाता है 0.75D और 300 mm। इन दोनों में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम अंतराल के रूप में रखेंगे। नेक्स्ट, कर्टेलमेंट ऑफ बार्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम शुड बी। जैसे मान लीजिए बीम के अंदर आप जो है 4 सरियाँ डाल रहे हैं मेन बार के रूप में, तो 4 में से क्या होगा, 2 सरियाँ सीधी चली जाती हैं और 2 सरियाँ को हम मोड़ देते हैं। तो ये कहलाता है कर्टेलमेंट। अब सिंपली सपोर्टेड बीम में कर्टेलमेंट अलग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा बीम है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने सपोर्ट ये इस तरीके से बीयरिंग दे रखी है। तो यहाँ से हमें जो भी डिस्टेंस पर सरिया को मोड़ना है ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा कर्टेलमेंट। ठीक है, तो जो सरियाँ मोड़ी गई हैं वो कितनी मोड़ी गई हैं, कितनी मोड़ी जाएंगी, वो 50% होंगी। लगभग आधी सरियाँ को हम क्या कर देंगे, मोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका डी आंसर सही है, 50%। नेक्स्ट है, कर्टेलमेंट ऑफ बार इन कैंटिलीवर बीम फ्रॉम सपोर्ट इज गिवन एट ए डिस्टेंस ऑफ। यानी कैंटिलीवर बीम में जैसे मान लीजिए ये आपका सपोर्ट है और यहाँ पर ये आपका बीम दे रखा है, ये इसका मान लीजिए अपर फेस है, और यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से ये हमारा बीम हो गया। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर स्पैन है, ये हो गया हमारा एल,
तो यहाँ पर जो रेनफोर्समेंट हम देंगे, जो कंटेनमेंट देंगे, वो हम देंगे L/2 डिस्टेंस पर। कहने का मतलब है कि यहाँ से मान लीजिए L/2 डिस्टेंस पर जो सरियाँ जाएंगी वो यहीं रुक जाएंगी, बाकी आधी सरियाँ हमारी सीधी चली जाएंगी। तो यहाँ पर कंटेनमेंट दिया जाएगा L/2 डिस्टेंस पर। नेक्स्ट, डाई ऑफ बार मोर देन नो ओवरलैपिंग व्हेन गिवन ओनली वेल्डिंग इज अलाउ। यानी हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमें मान लीजिए सरिया को ओवरलैप करना है, यानी हमें मान लीजिए एक फ्लोर बना लिया, दूसरा फ्लोर बना लिया, फिर हमें आगे इस तरीके से और फ्लोर बनाने हैं। तो सरिया की जो लंबाई होती है नॉर्मली 12 मीटर की होती है। कंपनी से जो सरिया आती है वो नॉर्मल कितने की आती है? 12 मीटर की, 12 मीटर। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, फ्लोर बाई फ्लोर बढ़ाते हुए चले जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सरिया की ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। अब अगर आपके पास में सरिया 36 mm तक है या 36 mm से कम है तो आप ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अगर सरिया मान लीजिए 36 mm से ज़्यादा की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वेल्डिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तब वहाँ पे आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वेल्डिंग करने के लिए सरिया का जो डायमीटर है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, मोर देन 36 mm। नेक्स्ट, डाया ऑफ बार विच आर यूज एज स्टारअप, यानी छल्लों के रूप में हम कितने व्यास की सरिया को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, 6 mm से लेकर के 10 mm सरिया को छल्लों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला ऑप्शन है, टॉप एंड बॉटम क्लियर कवर प्रोवाइडेड इन बीम। हम मॉडरेट कंडीशन में जो बीम में ऊपर और नीचे जो कवर प्रोवाइड करते हैं वो हम होता है 25 mm का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द लोड स्ट्रेस ऑफ ए सेक्शन कैन बी रिड्यूस बाई। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक सेक्शन है जिसकी लंबाई भी फिक्स है, चौड़ाई भी फिक्स है और मोटाई भी फिक्स है, यानी गहराई भी फिक्स है। अब आपको क्या करना है कि लोड को रिड्यूस करना है, कम करना है। जो उस पर स्ट्रेस आएगा, जो उस पर खिंचाव आ जाएगा, जो उस पर तनाव आ जाएगा, उसको क्या करना है? आपको कम करना है। अब कम क्या कैसे करोगे? आपको न तो उसका साइज में कोई चेंज करना है, ठीक है? फिर आपको क्या करना है? फिर उसको कम करने के लिए, लोड स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर जो भी बार आपने डाली हैं उन बार की जगह पर हम क्या कर देंगे? ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉलर बार, यानी छोटी छोटी बारों को ज़्यादा संख्या में डाल देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिंग ऑफ स्टारअप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम, यानी जो रेक्टेंगुलर बीम है उसमें जो स्पेसिंग दी जाती है स्टारअप्स में वो कैसी होगी? पूरी लंबाई में स्थिर रहेगी, या बीम के केंद्र की ओर घट जाएगी, या सिरों पर वृद्धि हो जाएगी, या बीम के केंद्र में वृद्धि हो जाएगी। तो छल्लों के बीच में जो जगह, जो दूरी रखी जाती है वो केंद्र की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है आपका, डी, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। जैसे हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो छल्लों के बीच में जो स्पेसिंग रहेगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे परसेंटेज, यानी हम स्टील की क्वांटिटी बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज, यानी आपने सरिया की क्वांटिटी बढ़ा दी तो जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो उदासीन अक्ष है, उसकी डेप्थ भी बढ़ती हुई चली जाएगी। नेक्स्ट, अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन लीड्स टू। अगर मान लीजिए आपने टॉप और बॉटम में क्या कर रखा है? अनइक्वल रेनफोर्समेंट दे रखा है, यानी ऊपर आपने सरिया ज़्यादा डाल रखी है, नीचे सरिया की क्वांटिटी कम कर रखी है। तो इसकी वजह से आरसीसी की जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो उसमें आपको श्रिंकेज, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन परफॉर्म बेटर ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरियन। अब इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सेक्शन है जो बेटर डक्टिलिटी परफॉर्म करता है? यानी अगर उस पर लोड आएगा तो मान लीजिए उस लोड को बियर बड़ी आसानी से कर सकता है बिना क्रैक आए। तो यहाँ पर ये सेक्शन है अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, फ्रॉम लिमिटिंग रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसीसी बीम रिजल्ट इन। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें ये दे रखा है कि अगर आप लिमिटिंग डिफ्लेक्शन के व्यू से देखें तो जो आप हाई स्ट्रेंथ की स्टील यूज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा?
तो उसकी वजह से जो बीम की डेप्थ है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है अ डबली रेनफोर्स्ड बीम इज कंसिडर लेस इकोनॉमिक देन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बिकॉज, देखिए यहाँ पर जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है वो बहुत ही कम इकोनॉमिक होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की तुलना में। वो क्यों होता है? इसका एक कारण ये है, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो आपका सही है। जो कंप्रेसिव स्टील है वो अंडर स्ट्रेस रहती है, यानी तनाव में रहती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, a curtailment is provided in simply supported beam at a distance of from center of support according to IS code 456/2000। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले कैंटिलीवर में जो क्वेश्चन आया था उसमें L/2 पे मोड़ते हैं हम सरिया को, और सिंपली सपोर्टेड बीम में हम L/10 डिस्टेंस पर सरिया को मोड़ेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विद डी एज द इफेक्टिव डेप्थ इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर FE 415 स्टील। आपने RCC स्ट्रक्चर में दो तरीके के पढ़े हैं, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा पढ़ा है लिमिट स्टेट मेथड। तो यहाँ पर हम केवल लिमिट स्टेट मेथड की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपको FE 415 के लिए जो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस आपको पता करना है कितना होगा, तो यहाँ पर FE 415 के लिए लिमिट स्टेट में ये होगा आपका 0.48 इंटू डी, जहाँ पर डी की जो वैल्यू है वो आपकी इफेक्टिव डेप्थ है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मिनिमम टेंशन स्टील इन RCC बीम लीड्स टू बी प्रोवाइड टू। अब देखिए हम जो RCC बीम में नीचे की तरफ सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या करेंगे, जो टेंशन बार डालेंगे वो नीचे डालेंगे, और कैंटिलीवर बीम में टेंशन बार ऊपर डालते हैं। तो यहाँ पर जो हम मिनिमम रेनफोर्समेंट देते हैं वो क्यों देते हैं? ताकि जो सडन फेलियर है वो उससे बचा जा सके। अगर कोई भी बीम अचानक से फेल होता है तो अचानक फेल न हो, इसलिए हम टेंशन स्टील प्रोवाइड कराते हैं किसी भी बीम में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, प्रिवेंट सडन फेलियर। नेक्स्ट, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इन बीम प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टारअप्स। बीम में जो न्यूनतम अपरूपर सुदृढ़ीकरण दिया जाता है वो स्टारअप्स के रूप में दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? इसका मेन रीजन ये है टू रेजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। जो मुख्य तनाव आता है, जो मुख्य खिंचाव आ जाता है, उसका प्रतिरोध करने के लिए हम स्टारअप्स को प्रोवाइड करते हैं बीम के अंदर। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, टू रेजिस्ट प्रिंसिपल टेंशन। नेक्स्ट है, डबली रेनफोर्स्ड बीम आर रिकमेंडेड व्हेन। आपसे अगर पूछा जाए कि डबली रेनफोर्स्ड बीम कब बनाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए आपकी किसी बीम की चौड़ाई भी फिक्स कर दी जाए और उसकी गहराई भी फिक्स कर दी जाए, यानी दोनों को हम क्या कर दें, रेस्ट्रिक्टेड कर दें, तब हमें डबली बीम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है, बोथ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ बीम इज रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूजिंग द एप्रोप्रिएट। आप डिफ्लेक्शन को, बीम के डिफ्लेक्शन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, जो भी स्पैन है बीम का और उसकी जो डेप्थ है उसके रेशियो को हमें निकालना है। उसके रेशियो के बेसिस पर हम उसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, स्पैन डेप्थ रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, उसके बेसिस पर आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। नेक्स्ट, इन ए डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन टोटल रेनफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड नॉट एक्सीड। यानी डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन में जो टोटल स्टील आप प्रोवाइड करेंगे वो कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो आपकी 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर्ड एज ए डीप बीम इफ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। सिंपली सपोर्टेड बीम को कब हम डीप बीम कहेंगे? डीप बीम यानी गहरा बीम कब कहेंगे? जब इसके इफेक्टिव स्पैन का और ओवरऑल डेप्थ का रेशियो 2 से कम होगा, तब हम उसको डीप बीम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट,
इन आरसीसी बीम कैन हैव ए मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट एच। आरसीसी बीम में जो मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट रखा जाएगा वो कितना होगा? मैक्सिमम रेनफोर्समेंट आपका रखा जाएगा 4% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, जहाँ पर बी हो जाएगी विड्थ और डी हो जाएगी ओवरऑल डेप्थ। तो इसका ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस एरिया का 4% आप मैक्सिमम रेनफोर्समेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज, यानी जो आप डायगोनल टेंशन को रोकने के लिए जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपका बीम है और ये इधर सपोर्ट दोनों साइड में है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम इस तरीके से बेंट अप बार दे देते हैं और यहाँ से इस तरीके से जो स्ट्रेस डेवलप होता है तो यहाँ पर ये क्रैक बनता है इस कोने पे, ठीक है। तो ये होता है डायगोनल टेंशन के कारण। तो इसलिए हम यहाँ पर बेंट अप बार को प्रोवाइड कराते हैं। तो डायगोनल टेंशन के लिए हमें क्या करना है, बेंट अप बार को प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका, इन ए कैंटिलीवर बीम मेन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। कैंटिलीवर बीम में जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जैसे आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है इस तरीके से NA, तो जो मेन रेनफोर्समेंट दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा? ऊपर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज लिमिटेड टू, यानी आपको कोई भी आरसीसी का कंस्ट्रक्शन करना है तो कोर्स एग्रीगेट का अधिकतम साइज क्या होना चाहिए? वो होगा 20 mm। तो सी ऑप्शन सही है आपका, 20 mm। नेक्स्ट, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ बेब मोर देन 750 mm इच। अब देखिए, अगर आपके बीम की गहराई, कोई भी बीम है उसकी गहराई 750 mm से ज़्यादा है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हम ऊपर भी रेनफोर्समेंट देते हैं और बॉटम में भी रेनफोर्समेंट देते हैं। अगर 750 mm से ज़्यादा की गहराई हो जाती है किसी भी बीम की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर साइड में भी रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। अब साइड में जो रेनफोर्समेंट देंगे उनके बीच में कितनी स्पेसिंग रखी जाएगी? वो होगी आपकी सी ऑप्शन, 300 mm और विड्थ ऑफ बेव, यानी जो बेब है उसकी चौड़ाई, इन दोनों में जो भी वैल्यू छोटी होगी 300 mm में और बेब की विड्थ में, इन दोनों में जो भी छोटी वैल्यू होगी उतनी ही स्पेसिंग हम साइड रेनफोर्समेंट के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000, आप RCC में 456/2000 का ही कोड पढ़ रहे हैं। अब साइड फेसिंग रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन द डेप्थ ऑफ बेव ऑफ ए बीम एक्सीड। जैसा मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो हम साइड में रेनफोर्समेंट देंगे किसी भी बीम में, वो कब दिया जाएगा? जब बीम की जो डेप्थ है, जो बेव की डेप्थ है वो 750 mm से ज़्यादा की होगी तब। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC JEE के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिए। जब भी हमारे बेव की गहराई 750 mm से ज़्यादा होगी तब हमें टॉप एंड बॉटम के अलावा भी साइड में रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो गया आपका। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी किसका? कंक्रीट का। किसके लिए? मॉडरेट एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन के लिए, यानी मॉडरेट के लिए कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका M15। किसके लिए? केवल खाली कंक्रीट के लिए है ये, अभी RCC के नहीं है, केवल कंक्रीट के लिए आपको M15 ग्रेड रखना है। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। अब देखिए, ये जो यहाँ पे रखना है आपको, वो रखना है RCC के लिए। अब RCC के लिए आप मॉडरेट कंडीशन के लिए कौन सा ग्रेड इस्तेमाल करेंगे कम से कम? तो ये होना चाहिए आपका M15 ग्रेड, आपको कम से कम इस्तेमाल करना है RCC वर्क के लिए मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन में।
ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, ये आपके IAS कोड से लिया गया क्वेश्चन। तो आपको IAS कोड से जितने भी क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं उन सबको आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो ये केवल क्वेश्चन थे आपके बीम के ऊपर, ये केवल आपका पार्ट ए है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बीम के और भी क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद में आपके हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपका कॉलम है, रिटेनिंग वॉल है, स्लैब है, इन सब के बारे में भी ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का थोड़ा सा लाभ उठा सकें। थैंक यू।